गिब्स फ्री एनर्जी अर्थात गिब्स मुक्त ऊर्जा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा का कुछ भाग बाह्य बलों के विरुद्ध कार्य करने में व्यय होता है, यानी Q डैश इज इक्वल टू W डैश प्लस डेल E डैश। तो दी गई ऊष्मा का कुछ भाग बाह्य बलों के विरुद्ध कार्य करने में व्यय होता है और दूसरा भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है। यहां W डैश इक्वल्स टू P डैश डेल V डैश होगा। हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि डेल V डैश इक्वल्स टू माइनस डेल V। इस प्रकार से W डैश इक्वल्स टू माइनस P डैश डेल V। तो ये रिजल्ट हमको यहां से मिल जाता है। विलगित संयुक्त निकाय के लिए जो कुल ऊर्जा है E स्टार इक्वल्स टू E बार प्लस E बार डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से स्पष्ट है कि डेल E डैश बार इक्वल्स टू माइनस डेल E बार। अगर हम अवकलन कर देंगे तो कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा, तो हमें यह रिजल्ट प्राप्त होगा डेल E डैश बार इज इक्वल टू माइनस डेल E बार। अब इन दोनों चीजों का प्रयोग ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का जो समीकरण है दैट इज Q डैश इज इक्वल टू W डैश प्लस डेल E डैश, इसमें हम कर रहे हैं। तो Q डैश इक्वल्स टू माइनस डेल E माइनस P डैश डेल V। हमने W डैश और डेल E डैश बार के मान रख दिए हैं, तो हमें Q डैश का मान माइनस डेल E बार माइनस P डैश डेल V प्राप्त हो जाएगा। हम जानते हैं कि एंट्रोपी में परिवर्तन डेल S डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन T डैश होता है। यहां पर Q डैश का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए, नेगेटिव को कॉमन ले लिया, इनसाइड द ब्रैकेट डेल E बार प्लस P डैश डेल V क्लोज द ब्रैकेट अपॉन T डैश। तो ये रिजल्ट हमको प्राप्त हो जाता है। हम जानते हैं कि डेल S स्टार इक्वल्स टू डेल S प्लस डेल S डैश ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। यहां डेल S डैश का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो हमें प्राप्त होगा डेल S स्टार इक्वल्स टू डेल S एज इट इज माइनस कॉमन, और यहां मिलेगा हमको डेल E बार प्लस P डैश डेल V डिवाइडेड बाय T डैश ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एलसीएम लिया, T डैश इज एलसीएम, तो हमें यहां मिलेगा T डैश डेल S
माइनस डेल ई बार माइनस पी डैश डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो डेल ब्रैकेट ई बार प्लस पी डैश वी माइनस टी डैश एस डिवाइडेड बाई टी डैश ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऊष्मा भंडार के लिए ताप टी डैश और माध्य दाब पी डैश नियत होते हैं। अब यहां पर एक नए फलन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं एंड दिस फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। दिस जी इज गिवन बाय ई डैश प्लस पी डैश वी माइनस टी डैश एस। दिस इज कॉल्ड गिब्स फंक्शन। इस प्रकार डेल एस स्टार इक्वल्स टू माइनस डेल जी अपॉन टी डैश ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि डेल जी इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको यहां मिल रहा है। स्पष्ट है कि किन्हीं दो निकायों के मध्य इंटरेक्शन अगर होता है तो उसके संयुक्त निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि होती है, या यह कह सकते हैं कि जो गिब्स फलन है, जो गिब्स फंक्शन है, उसके मान में कमी होती है। संतुलन अवस्था में चूंकि एंट्रोपी का मान उच्चतम हो जाता है, अतः यह कहा जा सकता है कि संतुलन की अवस्था में गिब्स फंक्शन जी का मान न्यूनतम हो जाएगा। इस प्रकार जब एक निकाय को स्थिर दाब एवं ताप वाले ऊष्मा भंडार में संपर्क में रखते हैं तो निकाय की साम्यावस्था के लिए यह आवश्यक होगा कि जी का मान न्यूनतम हो जाए, क्योंकि जी का मान न्यूनतम होने पर ही एंट्रोपी का मान अधिकतम होगा, और साम्यावस्था के लिए यह आवश्यक है कि एंट्रोपी अधिकतम हो। जैसा कि हम जानते हैं कि P विच इज फंक्शन ऑफ पैरामीटर, दैट इज जो प्रोबेबिलिटी है विच इज फंक्शन ऑफ पैरामीटर y इज गिवन बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P, दैट इज P max और P0। देन एक्सपोनेंशियल पावर डेल S अपॉन डेल S अपॉन K। अब यहां डेल S का मान हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं डेल G अपॉन K एंड देन T डैश। इस प्रकार y के विभिन्न मानों के लिए प्रायिकता का अनुपात ज्ञात होने पर उस अवस्था में गिब्स फलनों के अंतर का मान इस समीकरण से ज्ञात किया जा सकता है। इस समीकरण से न केवल किसी पैरामीटर y पर प्रायिकता का बोध होगा, अपितु गिब्स फंक्शन में अल्प परिवर्तन के कारण उसकी प्रोबेबिलिटी में हुए परिवर्तन का भी हम बोध कर सकते हैं।